आपने कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा, लेकिन वो मरीज के साथ आधी रात में अचानक से खराब हो जाता है। ऐसे में आपके पास मदद करने के लिए कोई लोग भी नहीं है और आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं है। ऐसे में क्या होगा? आपके पैसे भी गए और मरीज की जान को खतरा भी हो गया। इसीलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो गलत चीजें हाथ में आ रही हैं, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और मरीज की जान को खतरा भी हो रहा है। इसलिए ये वीडियो है बहुत डिटेल में है, बहुत छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो कि लोग कर रहे हैं और उससे उनको मुसीबत आ रही है। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखना है। हाथ में एक पेन और पेपर रख लीजिए, जो भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, ताकि जब आप मशीन खरीदने जाएं तो वो सारी चीज़ों को, उस चेकलिस्ट को देखकर वो सारी चीज़ें इंक्वायर करें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सटीक बैठ रही हैं कि नहीं तो पैसा और जान दोनों को खतरा है। मेडिकल कॉलेज में हमारे सर कहा करते थे कि मरीजों को उनकी बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में बता दिया जाए तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। पिछले कई वर्षों में मैंने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है, जिसमें नई दिल्ली का एम्स का अस्पताल भी है। जो बातें लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान होता है, तो ऐसी ही बातें मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। तो ये सारे प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने, इलाज का सही असर मिले, सिर्फ दवाइयाँ ही ना चलें। तो आप भी ऐसी बातों को जो आपके काम आए दूसरों को बताइए। आइए हम अपने समाज को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जानकारी सीखिए और दूसरों को बांटिए। धन्यवाद। किस मरीज को घर पर रखा जा सकता है और उसको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके की गलतियां हो रही हैं लोगों के परसेप्शन में, चीज़ों को समझने में। ऐसा कहा जाता है कि 80 से 85% तक जिसका ऑक्सीजन मेंटेन रहता हो उसको आप घर पर रख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके। लेकिन मैं अपने मरीजों को 80 नहीं बल्कि 85 पे ही कहता हूँ कि अगर 85% से कम आपका ऑक्सीजन हो रहा है तो आपको अस्पताल की आवश्यकता होगी। ये कारण है कहने का ये, क्योंकि जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन नापते हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि वो फॉल्टी है, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी है। इसीलिए मैं 85 को ही कट ऑफ मानता हूँ, 80 को नहीं मानता हूँ। दूसरी बात है, अगर आपके मरीज का ऑक्सीजन 80% है और अगर वो उससे भी नीचे चला गया तो फिर आपको बहुत आनन फानन में अस्पताल, सिलेंडर और बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अपने मरीजों को 80% का कट ऑफ नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर 85% है तभी आप उसको घर पे रखिए। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर भी यही सिर्फ सुझाव दे रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना लेवल है उसको देखा जाए, 80%, 85% जो भी है। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको कि देखना ज़रूरी है और लोग गलती कर रहे हैं, और वो है रेस्पिरेटरी रेट। मरीज 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। अगर मरीज 1 मिनट में 30 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी सांस ले रहा है। ऐसे में जल्दी सांस लेकर वो अपने ऑक्सीजन लेवल को किसी तरीके से अभी मेंटेन किए हुए है। लेकिन अगर इतनी तेजी से अगर कोई सांस लेगा तो कुछ दिनों में, अगले दिन या 1-2 दिन बाद ये हो जाएगा कि मरीज थक जाएगा। ऐसे में वो धीरे सांस लेने लगेगा। अब वो उतनी तेजी से सांस नहीं ले पाएगा। जैसे ही मरीज धीरे सांस लेने लगता है, उसके ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है और उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से मरीज बेहोशी के आलम में चला जाएगा। पहले अगर वो बहुत बेचैन रहता था तो अब वो धीरे बेहोश होने लगेगा, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कई बार लोग इसको इस बात से गलत समझ लेते हैं कि चलो अब मरीज सेटल कर रहा है, वो आराम से बैठा है, लेकिन वहां पे ये हो जाता है कि मरीज के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसको बेहोशी आ रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक और चीज होने का खतरा रहता है, और वो है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे एसिड में बदल जाता है। एसिड में बदलने का नुकसान ये होगा कि शरीर में पीएच बोल के एक चीज होती है जिसको कि हम लोग जांच करते हैं, गैस, उसको साधारण भाषा में मैं ये कहूंगा कि शरीर में कितना एसिड भरा है उसको हम लोग नापते हैं।
तो शरीर में अगर एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी तो दिल की धड़कन अब धीरे होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा। तो जैसे जैसे दिल की धड़कन कम होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा, खतरा बढ़ जाता है कि मरीज का दिल अचानक से धड़कना बंद कर जाए। इसीलिए सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा को देखना काफी नहीं है अगर आप घर पर मरीज को मैनेज करना चाहते हैं। ये भी जरूरी है कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, इसको गिनने में लोग कई बार गलती करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक सांस कही जाती है। अगर आप लेने और छोड़ने दोनों को एक एक करके गिन लेंगे तो मरीज 15 बार सांस ले रहा होगा, लेकिन आप समझेंगे कि वो 30 बार सांस ले रहा है। इसीलिए जब भी मरीज की सांस को गिनना है, आप घड़ी देखिए, पूरे 1 मिनट तक पहली तो बात है कि गिनना है। ये नहीं कि हमने 15 सेकंड गिना और उसको 4 से गुना कर दिया कि 60 सेकंड 1 मिनट हो गया। नहीं, पूरे 1 मिनट तक उसको देखना होता है। और सांस खींच रहा है सिर्फ उसको गिनिए, सांस छोड़ रहा है उसको मत गिनिए। तो सिर्फ सांस खींच रहा है इसको आप गिनेंगे तो आपकी ये गिनती पूरी हो जाएगी कि मरीज ने 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया, और घड़ी देखकर पूरे 1 मिनट तक गिनना है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको अगर आपने सेट कर दिया तो वो एक कंटिन्यूअस फ्लो रेट पर लगातार ऑक्सीजन देती रहती है। 2 लीटर 5 लीटर जो भी सेट किया देती रहती है। एक होता है मशीन जिसमें कि ट्रिगर होता है, यानी कि जब मरीज सांस लेगा तब वो मशीन सांस देगी, और जब मरीज सांस छोड़ेगा तब वो मशीन ऑक्सीजन नहीं देगी। कौन सा मशीन अच्छा है? मेरी नजर में जो मशीन कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देता रहे, मरीज सांस ले या नहीं ले, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देता रहे, वो मशीन बेहतर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मरीज रात में सो जाए और वो ज्यादा गहरी सांस नहीं ले रहा है या धीरे धीरे सांस ले रहा है। इन सब समस्याओं के साथ हो सकता है कि मशीन कोऑर्डिनेट न कर पाए और आपके मरीज को सोते वक्त या रात में या किसी भी वक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले। ये समस्या से बचने के लिए हम लोग ये कहेंगे, मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा ही मशीन खरीदें जो कि लगातार कंटिन्यूअस जितना आपने सेट किया उतने पे ऑक्सीजन देता ही रहे। अगर आपको कोई पोर्टेबल ऑक्सीजन वाली मशीन बता रहा है तो वो लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप कोरोना के मरीज को घर पर इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टेबल मशीन उनके लिए होता है जो कि बाहर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं जिसमें कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पड़ता है, मरीज घर से बाहर निकलता है, तो पोर्टेबल मशीन उनके लिए होती है। आपका मरीज घर पर है, अभी ठीक हो रहा है, और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे में पोर्टेबल मशीन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टेबल मशीन दूसरी मशीनों से 50,000 से 1 लाख तक महंगा होता है, ज्यादा कीमत भी होती है। तो इतनी कीमत देना मुनासिब नहीं है जब आपको इसकी जरूरत ही ना हो। ऐसे ही अगर आप पहाड़ी इलाके पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, तो अलग अलग मशीनों के कंप्रेसर की ताकत अलग होती है। ये हो सकता है कि ऊंचाई वाले जगह पे आपका मशीन काम ना करे, तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को ये भी जरूरी होगा कि वो मशीन के कंप्रेसर के बारे में जान लें कि उनके यहाँ ये मशीन काम करती है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये भी समस्या आ रही है कि लोग मशीन खरीद के ले जा रहे हैं, मशीन कुछ देर में या रात में अचानक से काम करना बंद हो गया, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। मशीन जब वापस सर्विस सेंटर पे जाती है तो मशीन ठीक काम कर रही होती दिखती है, तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसको समस्या आती रहती है, सर्विस सेंटर कहेगा कि मशीन ठीक चल रही है। तो इस चक्कर में इसीलिए लोग पड़ जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं रह रहा है कि हमारे एल्टीट्यूड पे ये मशीन काम करती है या नहीं। कोई सा भी मशीन आप घर पे रखते हो, ये एक मशीन है और मशीन कभी भी खराब हो सकती है, कोई 100% गारंटी नहीं होती। इसलिए ये जरूरी है कि आप हर हमेशा घर में बैकअप एक सिलेंडर जरूर से रखिए। अगर मशीन खराब हो गई, रात का वक्त है या आपके पास आसपास मदद नहीं है, तो कम से कम उस समय मरीज की जान बचाई जा सकेगी। जब आप मशीन खरीद रहे हैं तो चाइनीज मशीनों के मुकाबले मैं अमेरिकन मशीन्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा रिलायबल है। वो कंपनियां बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनियां हैं, इसलिए उन कंपनियों का अनुभव भी है, उनको मशीनें बनाने का उनको फीडबैक है। इसलिए मेरी पसंद अमेरिकन मशीनें हैं, चाइनीज मशीनें नहीं हैं। जो भी मशीन आप खरीदें, आप ये देख लें कि उसमें फ्लो मीटर है कि नहीं।
फ्लो मीटर एक नॉब होता है जो कि ये बताता है कि कितना लीटर ऑक्सीजन हो रहा है। आपने मशीन तो खरीद लिया लेकिन उसके साथ फ्लो मीटर नहीं है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, अब आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी संभावना के लिए आपको अलग से फ्लो मीटर लेना पड़ सकता है, या ज्यादातर मशीनों में फ्लो मीटर लगा हुआ ही होता है। तो खरीदते वक्त आप इस बात को इंक्वायर कर लें कि फ्लो मीटर है कि नहीं है, और इसको सीख लेना पड़ेगा कि इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, अमेरिकन मशीन खरीद रहे हैं या बाहर से खरीद रहे हैं कहीं भी, तो आपको एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे मिस हो रही है। वोल्टेज के बारे में जान लीजिए। भारत में 220 वोल्ट की बिजली आती है और अमेरिका में 110 वोल्ट की बिजली आती है। हो सकता है आपका मशीन भारत में न चले या मशीन खराब हो जाए लेने के बाद। इसलिए इस बात की जानकारी ले लीजिए, इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि आप जो मशीन ले रहे हैं वो आपके भारत के इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ काम करेगा कि नहीं। ऑक्सीजन देने के लिए जो भी नेजल कैनुला जो तार नाक में लगती है वो, या मास्क अगर आपको रखना है तो आप हर हमेशा 2 रखिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन सा तार खराब हो जाए या गंदा हो जाए, ऐसे में आपको परेशानी होगी, इसलिए हमेशा 2 रखिए। इसकी कीमत 200 रुपए के आसपास में होती है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसलिए हमेशा 2 रखना ही चाहिए। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की बिजली की समस्या है, तो ये मशीनें चूंकि बिजली पर चलती हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपकी मशीन में बैटरी बैकअप है या नहीं है। इनबिल्ट बैटरी होना चाहिए। अगर वो बैटरी बैकअप आपके मशीन में है तो वो बैटरी कितनी देर तक बैकअप दे सकता है। अगर बिजली की कोई समस्या आती है तो वो मशीन कितनी देर तक चलेगा, और जब उसको हम लोग चार्ज करेंगे तो कितने समय में चार्ज हो जाएगा। बैटरी की जानकारी रखना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ की बिजली के स्रोत के बारे में समस्या आती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों में अगर वो कितना शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, कम से कम 90% शुद्ध ऑक्सीजन हमेशा आना चाहिए। ये दिखाने का बहुत सारे मशीनों में डिस्प्ले होता है, वो दिखा रहे होते हैं कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उसमें है, 95%, 92% या 90%, वो दिखा रहे होते हैं, उस पर डिस्प्ले लगा होता है। कुछ मशीनों में लाइट लगी होती है जो कि ये दिखाती है कि अगर 90% से वो कम हो जाएगा तो वो लाइट जल जाएगी या लाइट बुझ जाएगी या किसी तरीके का अलार्म बजेगा। बहुत सारे मशीनों में अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं, लेकिन आप जब भी कोई मशीन खरीदें तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें किसी न किसी तरीके से कोई अलार्म या संकेत देने की सुविधा जरूर होनी चाहिए जो कि ये बताए कि ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा 90% का मतलब मरीज के ऑक्सीजन को जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं देखने के लिए, वो नहीं, जो ऑक्सीजन इसमें सप्लाई आ रहा है उस सप्लाई में कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा 90% जरूर होनी चाहिए। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मरीज का जो ऑक्सीजन देख रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, उस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मशीन खरीदने गए हैं तो मशीन को देखना है कि मशीन 90% हर हमेशा दे, और उससे अगर कम हो तो किसी तरीके का अलार्म का सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके मरीज की ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो 3 लीटर की है तो आप 5 लीटर वाला मशीन खरीदें। 5 लीटर की अगर आवश्यकता है तो आप 8 लीटर का मशीन खरीदें, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि कब मरीज की आवश्यकता बढ़ जाएगी, और जब आवश्यकता बढ़ जाएगी तो आपको समस्या होगी। मैंने ये देखा है कि जो भी मशीन है वो अगर अपना मैक्सिमम, जैसे अगर 5 लीटर वाली मशीन है तो 5 लीटर तक अगर हम लोग फ्लो ले जाते हैं तो ऑक्सीजन की प्योरिटी के ऊपर में संदेह होता है, इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है। तो मैं अगर 5 लीटर की मशीन है, अगर वो 4 लीटर तक फ्लो पे अगर आप चले जा रहे हैं, यानी 5 को आप पहुंचने वाले हैं, मैं तभी कहता हूं कि आपको तभी से सावधान हो जाना पड़ेगा। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बैकअप जरूर से चेक कर लीजिए कि वो है कि नहीं, सिलेंडर पे गैस भरी हुई है कि नहीं। मशीन लेते वक्त ये जरूर से देखना है कि मैक्सिमम फ्लो पर भी ऑक्सीजन की मात्रा जो है, वो जो शुद्धता है मशीन की, वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। और जब आप फ्लो बढ़ा रहे हो, मान लीजिए वो 96% या 97% ऑक्सीजन दे रहा है, जब आप फ्लो बढ़ा रहे हैं तो वो 5% से ज्यादा कम नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आप खरीदते वक्त मशीन की
जो शुद्धता है वो अगर ज़्यादा तेज़ी से घट रही है, तो हो सकता है कौन जाने कि आपको जब मशीन चल रहा है और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपने बढ़ाया और वो कम हो गया। आपने दुकान पर तो देखा था कि 90% है, लेकिन अब वो 85% दे रहा है। तो ये एक समस्या रहती है। इसलिए ये चेक कर लेना है कि जैसे जैसे मैं फ्लो बढ़ा रहा हूँ, वो अपने पुराने इससे 5% से ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। जब आप ये देख लेते हैं कि आपके मरीज को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है और आपने उस हिसाब से मशीन खरीदा है, अब लोग एक नेजल प्रोंग होता है, नेजल कैनुला होता है, जिससे नाक में ऐसे लगा दिया जाता है और ऑक्सीजन जा रहा होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी मरीज की ऑक्सीजन की आवश्यकता 5 लीटर पे चली जाएगी, तो इस नाक में लगाने वाले तार से काम नहीं चलने वाला है। आपको मास्क लगाना पड़ेगा। एक मास्क आएगा, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट मास्क होता है, आर पर दिख सकता है। उस मास्क को लगाते हैं और उसमें वो ऑक्सीजन की तार लगी होती है जिससे खिंचाता है। तो अगर 5 लीटर पे चला गया आपका ऑक्सीजन की, आपकी जरूरत चली जा रही है, तो आप उससे न लगा के मास्क से लगाइए। अन्यथा क्या होता है कि ऑक्सीजन जब 5 लीटर की रफ्तार से आता है, तो वो नाक में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वो उड़ जाता है, तो मरीज को नहीं पहुंचता है। आप देखेंगे कि मरीज की समस्या बढ़ी जा रही है, आप और फ्लो बढ़ाए जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं। आपने सिलेंडर लगा दिया, अब वहां पर भी 5 लीटर का फ्लो दे रहे हैं, लेकिन आप उसी नाक में लगाने वाले तार से दे रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पे लोग गलती ये कर रहे हैं कि जैसे ही 5 लीटर की आवश्यकता हो, आप मास्क लगा लीजिए। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना है, कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कितनी देर तक काम करता है, उसका फ्लो मीटर कैसे देखते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, और कैसे पता चले हमें कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली होने वाला है। उस पे एक डायल लगा होता है, उसको देखते हैं। क्या जो अभी कैन बिक रहे हैं इंटरनेट पे ऑक्सीजन वाले, पफ देने वाले, वो काम के हैं कि नहीं। इन चीज़ों को लेकर अलग वीडियो है, इस वीडियो में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। कॉन्सेंट्रेटर मशीन जब हवा खींचता है और उससे ऑक्सीजन बनाता है, तो वो कौन सी जगह से हवा खींच रहा है, इनलेट कहाँ है, ये मशीन लेते वक्त जान लीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वो इनलेट किसी तरीके से गंदा ना हो जाए, बंद ना हो जाए, वरना वो हवा नहीं खींच पाएगा। आपको ये भी जान लेना पड़ेगा, पूछ लेना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई फिल्टर है जिसको कि साफ करना होता है या बदलना पड़ता है। इनलेट कहाँ है, उसको कैसे साफ रखना है, कैसे बदलना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, वो ब्लॉक ना हो जाए, किसी तरीके से रुक ना जाए वहां पे हवा आना, ये जानना जरूरी है। मशीन के साथ आप जब चला रहे हैं तो ये प्रयास कीजिए कि उसको किसी एक्सटेंशन कॉर्ड से न जोड़ के सीधे मेन बिजली के स्विच बोर्ड से ही जोड़ा जाए, क्योंकि एक्सटेंशन कॉर्ड जहाँ पे जुड़ा रहेगा, हो सकता है कि वहां पे स्पार्किंग हो, आग लगने का खतरा है, मशीन के जलने का खतरा है, मरीज की जान को खतरा है। कभी भी अगर हिसिंग साउंड, हिस ऐसा आवाज आए, आपको लगे कि कहीं से ऑक्सीजन लीक हो रहा है, ये बात सिलेंडर के लिए भी है। तो कहीं भी अगर आपको कभी भी लगे कि ऑक्सीजन लीक हो रहा है, वो आपकी मशीन से हो या सिलेंडर से हो, आपको कोई भी ऐसी चीजें, स्टोव या ऐसा कुछ भी है, उसको ऑफ कर देना पड़ेगा जहां से आग लगने की संभावना है। ऑक्सीजन बहुत ही ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन एक तरीके से अगर हम ये कहें कि वो एक बॉम्ब है, तो ये नहीं, बात गलत नहीं होगी। ऑक्सीजन से भरे हुए अगर किसी कमरे में या कंटेनर में अगर कोई माचिस जलाए तो बहुत तेज आग लग जाएगी। इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ऑक्सीजन लीक हो रहा है, तो आग लगने वाली सारी चीजें बंद करें और खिड़कियां खोल दें, ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जमा होकर आग लगने की संभावना से आप बच पाएं। ऑक्सीजन में जो फ्लो मीटर लगा रहता है, जो कि ये दिखाता है कि कितना ऑक्सीजन देना है, उसको आप एडजस्ट करते हैं। उसके नीचे में एक बोतल भी लगी रहती है जिसमें कि पानी भरा रहता है, ये ह्यूमिडिफायर होता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन मरीज को दिया जाता है तो उसका गला सूख जाएगा, उसको खांसी होगी, उसको और भी तकलीफ हो सकती है। इसके लिए उस ऑक्सीजन को पानी से गुजारा जाता है, इसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी नमी भी चली जाती है, तो गला सूखना और दूसरी समस्याएं जो है वो नहीं आती हैं। ह्यूमिडिफायर अलग से भी होगा ऑक्सीजन अगर फ्लो मीटर है, या कि फिर मशीनों में इनबिल्ट रहता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें जाननी बहुत जरूरी हो जाती है।
ह्यूमिडिफायर के पानी से इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है, इसलिए इस पानी को अमूमन दिन में 3 बार या 2 बार बदल देना चाहिए, वो खत्म हो या ना हो। कौन सा पानी डालना चाहिए? अमूमन हम लोग इसमें डालते हैं स्टेराइल वाटर ही, लेकिन आप अपने मैन्युफैक्चरर से, जिससे आप मशीन खरीद रहे हैं, उससे पूछ लीजिए कि इस फ्लो मीटर में कौन सा पानी डालना है, फ्लो मीटर में कितना पानी डालना है, ये भी मशीन खरीदते वक्त आप जरूर से पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। नहीं तो कम ज्यादा पानी डालने से भी ऑक्सीजन के फ्लो में या मशीन के काम करने में असुविधा आने की संभावना रहती है। कुछ लोग अगर पैसों की वजह से मजबूरी है उनकी कि वो सेकेंड हैंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं, तो 2-4 बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात कि आपके मशीन की जो बैटरी है वो बैटरी बैकअप अभी कैसा है। हो सकता है आपको इसके साथ समस्या आ जाए। मशीन के फ्लो रेट का प्योरिटी वगैरह जो मैंने पहले बताया वो तो आप जरूर देखेंगे। लेकिन मशीन में अंदर में एक फिल्टर लगा होता है, ये फिल्टर हवा से ऑक्सीजन को छानकर बनाता है ऑक्सीजन। ये फिल्टर बहुत ही महंगा फिल्टर होता है। हो सकता है आप पुरानी मशीन तो खरीद रहे हैं लेकिन इसका फिल्टर खराब हो गया है या अब ज्यादा दिन इसके नहीं बचे हुए हैं, इसीलिए जब आप वो फिल्टर रिप्लेस करेंगे, अगर बदलेंगे, फिल्टर बदला जा सकता है तो बहुत तरीके की समस्याएं आएंगी। हो सकता है आप उसको ना बदल पाए, आपके आसपास में उसका सर्विस सेंटर ना हो, बदलने में ज्यादा समय लगे। सबसे बड़ी समस्या फिल्टर के साथ बदलने में ये है कि फिल्टर बहुत ही कीमती होता है, इसकी कीमत लगभग उस मशीन के आसपास में ही हो जाती है। तो आप पुरानी मशीन खरीदेंगे और फिर नया फिल्टर लगाएंगे तो आपको नुकसान ही हो जाएगा पैसों का। लेकिन फिर भी अगर आपको मजबूरी में सेकेंड हैंड मशीन खरीदनी ही है तो मैं ये कहूंगा कि आप 6 महीने से ज्यादा पुरानी मशीनें ना खरीदें, ये मेरी सलाह होगी। ऑनलाइन मशीनों को खरीदते वक्त हम लोग रिव्यू और कमेंट पढ़ते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि ये देखा जाए कि मशीन कैसी है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कई बार मशीन बेचा जा रहा है नेबुलाइजर, तस्वीर है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, कहीं पे डिटेल कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो ऑनलाइन जानकारियों में खरीदते वक्त ये दिक्कत आ रही है कि आप पैसे दे रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के और आपके घर आ रहा है नेबुलाइजर जो कि आपके किसी काम का नहीं है। तो इस धोखे से बचने के लिए आपको खरीदने से पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बात करनी है, तभी आप अपने पैसे खर्च कीजिए। जब आपका मरीज घर पे रह रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछ लीजिए कि कितना ऑक्सीजन परसेंटेज रहेगा, तो मैं फ्लो मीटर से कितने लीटर उसको ऑक्सीजन दूंगा। शरीर में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है उसके हिसाब से आपको ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ये आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए और इसको एक कागज पर लिखकर अपने मशीन के ऊपर में या आप मरीज के तरफ दीवार पे चिपका लीजिए। ये आपको जरूर करना चाहिए ताकि कोई भी रहे तो इस बात को समझ पाए। मशीन जब आप खरीद रहे हैं तो उसका जो सर्विस स्टेशन है वो कहाँ पे है, कभी खराब हो गया तो किसको फोन करना पड़ेगा, चलाते वक्त कोई समस्या आ गई तो किसको फोन करके पूछना पड़ेगा, वो फोन नंबर लिखकर मशीन के ऊपर में चिपका के हमेशा रखिए ताकि कभी आपको जरूरत पड़ने पर वो ढूंढना नहीं पड़े, वो दोनों चीजें आपको मिल जाएं। तीसरी चीज है, जो भी आप मास्क या नाक में ऑक्सीजन देने वाली तार है, इन चीजों को कपड़े में लपेट के या इधर उधर नहीं रखिए। आप उसको उसके साथ जो प्लास्टिक या बैग कुछ भी आता है उसी में रखना है। मशीन के बगल में एक टेबल रखा है, उसी पे रखा है ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको ढूंढना नहीं पड़े। और ये सारी चीजें गंदी नहीं होनी चाहिए वरना इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। 85 से अगर आपका ऑक्सीजन मरीज का कम हो रहा है तब तो आप जरूर से अस्पताल में संपर्क करेंगे ही। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये संभावना रहती है कि आपने जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है उस पर तो 85 या 90 ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन शरीर के अंदर में जो ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, जो अंग है, उनको वो ऑक्सीजन ठीक नहीं मिल रहा है। आपने खून में, जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, वो खून में कितना ऑक्सीजन है वो देखता है। तो खून में हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो फिर क्या फायदा, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो उन अंगों को ही मिलना था। तो वहां पर आपको मरीजों के कुछ लक्षण को देखकर ये समझना पड़ेगा कि
बजाय इसके कि ऑक्सीजन लेवल मेरा ठीक जा रहा है, लेकिन मेरे मरीज के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और मुझे अस्पताल में जाने की जरूरत है। ये सारे लक्षण कौन से हैं ये भी देखिए। कैसे समझेंगे कि आपके मरीज को ठीक ठीक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है? इस पे कुछ एक चीजें हैं। अगर आपके मरीज के होश में कमी आ रही है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कब आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपके मरीज के होश में कमी आ रही है, सांस बहुत तेज चल रही है, 30 से ज्यादा बार सांस ले रहा है, या वो 14-15 से कम बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। सांस की जो गति है अगर वो रेगुलर नहीं है, हम लोग जो भी सांस लेते हैं वो एक गति से सांस लेते हैं। अगर आपका मरीज बहुत तेजी से कभी सांस ले रहा है, कभी धीरे से सांस ले रहा है, यानी कि वो रेगुलर नहीं है, तो भी आपको अपने डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 100 से ज्यादा बढ़ रही है, या 60 से कम हो रही है, तब भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। धड़कन को भी ऐसे ही देखना है जैसे सांस रेगुलर रहता है, वैसे ही अगर आप पल्स देखेंगे तो वो रेगुलर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि धक 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 कर रहा है, बीच में रुक गया या अचानक से बहुत तेज होने लग गया। अगर पल्स भी मरीज का रेगुलर नहीं है तभी भी अस्पताल में जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सो रहा है तब, बहुत ज्यादा वो छटपट कर रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो रहा है तब, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं। या चेहरा, लिप्स, जीभ, जुबान, उंगलियां, ये सब कुछ नीली पड़ रही है, ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि आपके मरीज के शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है जितनी जानी चाहिए, और आपको अपने अस्पताल में संपर्क करना पड़ेगा। कौन सी मशीन खरीदी जाए, कौन सा, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद आखिर हम कौन सी मशीन को खरीदें, ये सवाल होता है मरीजों का। तो इन बातों के लिए मैंने लिस्ट किया है, सॉर्ट आउट किया है। 7 मशीनों को मैंने चुना है। इनके बारे में क्या खासियत है और इनकी क्या कीमत है ये मैंने बताया है अभी। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा अगले वीडियो में, और आप ये निश्चित कीजिएगा कि आखिर कौन सी मशीन आपको खरीदनी है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसमें ये बताना ठीक नहीं है। अगले वीडियो में आराम से डिटेल में ये मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या उनका फायदा है, क्या कीमत है। तो अगला वीडियो उसके ऊपर। आइए हम लोग इस चैनल से जुड़े, ऐसी जानकारियाँ दूसरों को भी बताएं शेयर करके, और पूरे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।